ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोच है आज के दिन। वर्कफोर्स लेवल पे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डेफिनेटली मुझे लगता है। लार्ज कैप कंपनी वर्सेस मिड कैप कंपनी एंड मार्जिन। नमस्कार दोस्तों, विभोज जी एक बार और हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। पिछले साल इनका आईटी सर्विसेज पे पॉडकास्ट काफी चर्चित हुआ था, तो मैंने इनसे कहा कि एआई में इतने सारे बदलाव आ रहे हैं। आईआईटी कानपुर से हैं, सालों से आईटी सर्विसेज कवर करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं, टीसीएस में काम कर चुके हैं, तो दोनों तरफ से इस व्यापार को अच्छे से समझते हैं। धन्यवाद विभोज, थैंक यू। प्लेजर दैट यू आर हियर अगेन। तो लेट्स स्टार्ट विद एआई। ये डिस्कशन एआई पे है और आप लोगों को याद होगा कि सीएनबीसी के एक वीडियो पे मैंने एक 3x3 बनाया था। इनसे उसकी चर्चा मैं जरूर करूंगा कि एआई का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट पे दिक्कत आ सकती है, नहीं आएगी, इन पे उनकी क्या सोच है। लेकिन पहले एआई है क्या, वहीं से शुरू करें। थैंक यू चीफ, थैंक्स फॉर हैविंग मी अगेन ऑन द शो। प्लेजर। बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके। पिछली बार भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई थी हमारी। इस समय जैसा कि आपने कहा, एक हॉट टॉपिक है एआई एंड जिसको हम लोग बोलते हैं जेन एआई, जनरेटिव एआई। जी। तो अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें कि एआई है क्या, तो मैं आपको एक छोटा सा कार्टून डायग्राम दिखाना चाहूँगा। मैं अपने अगर आप व्यूअर्स को दिखा दूंगा वो। जी, ठीक है। तो ये वो डायग्राम है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है। कोडर्स हम लोग यही बात करते हैं कि जेन एआई है क्या। एआई और कुछ नहीं है बट इफ देन एल्स लूप का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। ठीक है। कोई भी एक कोड हम लिखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हर कोड को आप एक इफ देन एल्स स्टेटमेंट की तरीके से कर सकते हो कि अगर ये होगा इफ देन एल्स। हाँ। इफ ये है तो ये करो, और नहीं है तो ये करो। अगर मुझे किसी डेटाबेस से निकालना है कि आपकी सैलरी कितनी है, तो मैं इस डेटाबेस में करूंगा कि डेटाबेस से एम्प्लॉय का नाम निकालो। अगर उसका नाम अजय है तो उसकी सैलरी निकालो। अगर अजय नहीं है तो दूसरा बंदा ढूंढो। दूसरा भी अजय नहीं है तो तीसरा बंदा ढूंढो। तो अच्छा। इस तरीके से एक हर छोटा से छोटा काम जो एक कोड के अंदर होता है वो एक इफ देन एल्स स्टेटमेंट से ही इफ होता है। देन एल्स। इफ देन एल्स ठीक ये है। एक बेसिक स्ट्रक्चर है ठीक है। किसी भी एक सॉफ्टवेयर कोड के लिखे जाने का। ठीक है। तो हम लोग अपनी कोडिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कि एआई कुछ नहीं है, बस इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स को भर भर के भर दिया तुमने, और उसको तुम एआई का नकाब हटाओगे तो उसके नीचे आपको इफ देन एल्स स्टेटमेंट ही दिखाई देंगे। ये अच्छा। काफी हद तक ट्रू है एआई के लिए। ठीक है। लेकिन जनरेटिव एआई उसको एक अलग स्टेट तक ले जाता है। हम्म। अभी एआई में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब उसमें आप बहुत कुछ इंटेलिजेंस डाल सकते हो कि कोड बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से कर सकता है। इसीलिए आपको एनवीडिया के जीपीयूज़ चाहिए होते हैं जो कि बहुत हाई पावर पे उस पूरी प्रोसेस को बेसिक उस पूरे सिस्टम को प्रोसेस कर सकें, सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें। जनरेटिव एआई उस एआई की प्रोसेस को एक अलग लेवल पे लेके जाता है जहाँ पे कोड अपने आप सीखने लग जाता है, और निष्कर्ष निकालने के लिए वो एक शॉर्टेस्ट और सबसे छोटा पाथ यूज़ करता है जिससे वो जल्दी से जल्दी निकल रहा है। इसके लिए हम लोग उस कोड को ट्रेन करते हैं। तो जनरेटिव एआई में कोड के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है कोड लिखना और दूसरा उस कोड को ट्रेन करना। ओके। तो पहले मैंने एक कोड लिख दिया कि ठीक है, इस डेटाबेस से आपकी नाम निकालेगा। नाम के बाद आपकी, अगर आपका नाम मिला तो आपकी सैलरी निकालेगा, डिटेल्स निकाल, नहीं तो दूसरे बंदे, नहीं तो तीसरे बंदे, चौथे बंदे। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे उस डेटाबेस में और काम करना है कि मैं आपका नाम से आपकी सैलरी या लेट्स से मैं निकालता हूँ कि इस डेटाबेस से पहले मुझे निकालो कितने लोग हैं जिनकी सैलरी इतने से ऊपर है। फिर उसके बाद निकालो कितने लोग हैं जो कि मुंबई में रहते हैं। फिर उसके बाद मुझे बताओ कि कितने लोग हैं जो कि मुंबई में पैदा हुए थे या कहीं और बाहर से आए हैं। फिर उनमें से कितने लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, वो कितने बड़े घर में, ये सब डेटा मुझे निकालना है। ठीक है। एक एक करके लूप बना के निकालता जाऊंगा। ठीक है। अब ये कोड मैंने बना के लिख दिया। अब इस कोड के ऊपर मैं 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000 डेटाबेस का जो सैंपल है उसको बार-बार भेजता जाऊँगा, तो ये कोड अपने आप सीखने लग जाएगा कि मुझे एक्चुअली में एंड में चाहिए क्या। तो अगली बार जब उस कोड को मैं डेटा भेजूँगा, तो वो 10 स्टेप नहीं लेगा, वो सीधे 1 स्टेप पे आ जाएगा और सीधे उठा के मुझे आउटपुट दे देगा। तो ये एक वो तरीका होता है जिससे जिसको हम जनरेटिव एआई बोलते हैं कि एआई का जो कोड है वो खुद सीखता जा रहा है कि इसको क्या करना है, और इस तरीके से वो डेटाबेस निकालता है, उस तरीके से वो उसका जवाब निकालता है। ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे अब जैसे हम लोग कभी भी बैंक्स को या किसी भी कंपनी को के कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं। ठीक है। ठीक है, अभी कॉल सेंटर में बेसिकली क्या होता है, कॉल सेंटर में आप जब फ़ोन करते हो तो आपको वो बोलता है कि ये करने के लिए 1 दबाइए, 2 दबाइए, 3 दबाइए। कई बार आपको 7 या 8 दबाना होता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वेट करना पड़ता है। बहुत इंतजार ठीक करना है। पड़ता है। अब अगर आप किसी बैंक के हाई नेटवर्क कस्टमर हो, तो तो कुछ समय के बाद
वो जान जाएगा कि आप जनरली अपना या तो बैंक बैलेंस चेक करने के लिए फ़ोन करते हो या फिर आपका बिल का ड्यू डेट कौन-सा है वो चेक करने के लिए कॉल करते हो। तो अगली बार जब आप फ़ोन करोगे तो आपका नंबर पहचान के वो आपको सबसे पहले 7 और 8 का ही ऑप्शन देगा कि ये प्रेस करो ताकि आपको डेट पता चल जाए और ये तो ताकि आपको आउटस्टैंडिंग पता चल जाए। उसके बाद अगर आपको ये दोनों इस बार नहीं करने, इस बार कुछ और करना है, तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 के ऑप्शंस देगा। तो इस तरीके से वो सॉफ्टवेयर लर्न करके आपको आपका टाइम बचा रहा है, आपको एक वाओ फैक्टर दे रहा है और इसी की वजह से आप इसको जनरेटिव एआई बोलते हैं क्योंकि उसमें कोड अपने आप सीख रहा है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब मैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ बट वो हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़े-से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगे। ये बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ ठीक से है, जेन एआई आता है। ठीक है। अब इसको कंपनीज़ अलग-अलग लेवल पे यूज़ कर रही है। अच्छा, तो अब जैसे अगर आप देखो तो अगर हम जैसे जो ऑलरेडी जो हमारी आईटी सर्विसेज कंपनीज़ हैं, उनके पास जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं पीओसी जो हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ कांसेप्ट, वो ऑलरेडी आने लग गए थे। अब वो प्रूफ ऑफ कांसेप्ट लाइव प्रोजेक्ट्स में तब्दील होते जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे आ रहे हैं। जैसे अब अच्छा। एक कंपनी ने एक हमको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिखाया था जिसमें अगेन मैं कॉल सेंटर की बात लेता हूँ कि जैसे आपने कॉल सेंटर में फ़ोन किया। अब हमारे यहाँ तो चलिए लोगों की कमी नहीं है, तो कॉल सेंटर्स में बहुत सारे लोग हैं हमारे पास। बट जो भी कॉल सेंटर्स में इन यूएस, यूरोप में होते हैं, हाँ, हाँ। वहाँ पे इतने लोग नहीं मिलते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार कॉल सेंटर्स में एक मैकेनाइज्ड वॉइस होती है, जो बोलती है कि फॉर दिस प्रेस 1, फॉर दिस प्रेस 2 एंड देन कई बार ऐसा होता है कि टू स्पीक टू अ फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर भी आप 9 प्रेस करते हो, तो भी सामने एक रोबोटिक वॉइस होती है, जो कि आती है। ऑटोमेटेड वॉइस होती है। अब एक नेचुरल एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप मशीन वॉइस से बात करना नहीं चाहोगे। नहीं, आप चाहते हो एक सामने भी एक इंसान हो जिससे आप बात करो। नहीं, तो जैसे ही करेक्ट। वो ऑटोमेटेड वॉइस होती है, आपका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है, आप या तो कॉल रख देते हो या फिर हो जाते हो। एआई को यूज़ करके एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज़ हम लोग कम स्टॉक पे स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हैं। कंपनी और बाकी कंपनीज़ ने भी बनाया होगा। इन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें जो ऑटोमेटेड वॉइस है, वो बीच में आर्टिफ़िशियली स्टैमर करेगी, कि लगे जिससे कि आपको लगे कि नेचुरल है, नेचुरल है। एक इंसान बात और कर रहा उसमें है। भी एआई को यूज़ करके आप वॉइस आप चाहें तो अमिताभ बच्चन की वॉइस और चाहें तो हाँ, ब्रैड पिट की वॉइस, किसी की भी वॉइस भी डाल सकते हैं और बीच में कोई भी वॉइस डाल सकते हैं जिससे कि वो ऐसा लगे। तो आपको लगेगा कि रोबोट है लेकिन आपको लगेगा कि नहीं रोबोट है बट वो रोबोट होगा और ऑटोमेटेड वॉइस होगी और जिससे आप काम कर सकेंगे। तो ये बहुत सारा काम होता है। फिर बहुत सारी चीज़ें और हो रही हैं जैसे बी2बी बिज़नेस में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैंक का वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है। अब उस वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि बैंक के पास उसके सेल्स वालों का डेटाबेस है, बट उसके पास उसके एम्प्लॉयी का भी डेटाबेस है। अब ये दोनों डेटाबेस अलग-अलग साइलोज़ में अलग-अलग कोने में पड़े हुए थे। आज तक किसी ने सोचा नहीं कि ये दूसरे से बात भी कर सकते हैं। अब जेन एआई के थ्रू ये लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे आपका कस्टमर प्रोफाइल आपके पास है। आपने देखा कि कस्टमर फूडी है, हेल्थ फ्रीक है और ही लव्स टू और वो बाहर छुट्टियाँ मनाना चाहता है, उसका फेवरेट सिटी वेनिस है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक आपके पास एम्प्लॉइज़ की भी होगी ठीक है। कि वो फिटनेस फ्रीक है कि नहीं और वो छुट्टी मनाने कहाँ जाना चाहता है। आप अब इन दोनों डेटा को मैंने मर्ज करके अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हो कि मैं किस क्लाइंट को के सामने किस सेल्स वाले को भेजूँ। अच्छा, अगर आपका क्लाइंट को वेनिस में छुट्टी मनाना है पसंद है और आपका जो सेल्स वाला है वो फिर लोनावला के आगे नहीं गया, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी की है इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। तो बिल्कुल, आप सेल्स वाला भी ऐसा ही ढूँढिए जो कि उसके बराबर क्या बात! फ्रीक्वेंसी मैच कर सके। अब मज़े की बात ये है कि देखिए सीआरएम और ईआरपी एम्प्लॉयी और कस्टमर का डेटा सालों से कंपनीज़ के पास था, हाँ, ठीक है? लेकिन किसी ने अब तक सोचा नहीं कि आप इनको मैरी कर सकते हैं या इन दोनों को एक-दूसरे से बात करवा सकते हैं, ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए। तो एआई के आने से ये सारी बहुत सारी ये सारी पॉसिबिलिटीज़ खुलती जा रही हैं, जिसमें आप और क सब काम कर सकते हैं। और उदाहरण देता हूँ, जैसे एक फैक्ट्री है, अभी आज से 5 साल पहले तक फैक्ट्रीज़ में एआई की वजह से एक चालू हो गया था जिसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, अच्छा, जिसमें इसका मतलब होता है कि आपको फैक्ट्री के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनको मेंटेन करना है। कई बार क्या होता है कि वॉल्व खराब हो गई या कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम खराब हो गया, तो आपको खराब होने के बाद पता चलता है, तो आप उसका रिपेयर करते हो। ये सारे के सारे जो सिस्टम, सारे जो पार्ट्स एक फैक्ट्री के हैं, उन सब की एक डिजिटल आइडेंटिटी होती है और इस सिस्टम में सिस्टम पहले से फोरकास्ट कर देता है कि डिस्टिलेशन कॉलम खराब होने वाला है अच्छा, या ये वॉल्व खराब होने वाली है, तो उसको खराब होने से पहले आप रिप्लेस कर दो। अब ये था अब तक का ये काम ऑलरेडी चल रहा था, ये पिछले 5-10 साल से चल रहा है, ये एआई में था। जेन एआई दूसरे लेवल पे पहुँच गया। जेन एआई में क्या हो रहा है अब जैसे डिस्टिलेशन कॉलम है या वॉल्व है, इन सब की तो एक डिजिटल आइडेंटिटी हो सकती है, बट एक प्लांट के अंदर कइयों, सौयों, हज़ारों की संख्या में नट्स एंड बोल्ट्स होंगे, है, बहुत छोटे-छोटे पार्ट्स होंगे, हाँ, जिनकी कोई डिजिटल आइडेंटिटी बनाना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वो अगर उन पे ज़ंग लग गई है या वो खराब हो गए हैं, तो आप उनको कैसे मेंटेन करोगे? अब रेगुलर पीरियड पे एआई कंपनीज़ क्या कर रही हैं, एक ड्रोन से
पूरे प्लांट का एक एरियल व्यू ले लेती हैं और फिर अच्छा। एआई की मदद से वो ज़ूम कर करके हर इंडिविजुअल पार्ट को देखता है कि वो खराब होने वाला है या खराब हो सकता है, और उससे आपको पहले से वार्न कर देगा कि खराब हो सकता है, क्या ताकि आप उसको खराब होने से पहले मेंटेन कर सको। तो पॉसिबिलिटीज़ अलग लेवल की हैं, इसमें अनेक हैं और बहुत ही दूर की पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि एआई से काम कर सकती हैं। यही वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो अभी सारी कंपनीज़ एक्सप्लोर कर रही हैं। ठीक है। रिटेल लेवल पे तो हम सब लोग चैट जीपीटी, ग्रोक ये सब यूज़ कर ही रहे हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ा, मैं पिछले साल छुट्टी मनाने के लिए न्यूज़ीलैंड गया था। मेरी पूरी की पूरी जो आइटिनरी है, वो मैंने चैट जीपीटी के थ्रू बनाई। क्या बात। और चैट जीपीटी पे बहुत आप उस पे बोल दो कि मुझे 7 दिन और 8 नाइट्स का ट्रिप न्यूज़ीलैंड में बना के दो, वो आपको डे वाइज़ बताएगा। फिर बोलेगा कि अच्छा मुझे होटल्स भी दे दो, वो होटल भी देगा। बोलेगा मुझे 3 नहीं 5 स्टार होटल चाहिए, आपको 5 स्टार होटल भी दे देगा। अच्छा फ्लाइट मुझे ये वाली नहीं ये वाली, आप जैसा उसको बोलोगे वो वैसा कस्टमाइज़ करके आपको आइटिनरी बना के दे देगा। उसके बाद हर जगह के बारे में आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे देखने के लिए क्या अच्छा है, इसकी टिकट कितने की है, क्या टिकट के लिए लाइन रहती है। तो तो रिटेल लेवल पे तो आई थिंक जेन एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट एंटरप्राइज़ लेवल पे, कंपनी के लेवल पे ये इस्तेमाल धीरे-धीरे ही आएगा और वो बहुत ही नेचुरल है। हमने हर टेक्नोलॉजी में देखा है, इससे पहले डिजिटल और क्लाउड आए थे, उससे पहले जो भी टेक्नोलॉजीज़ आई थी, हर टेक्नोलॉजी पहले बी टू सी, पहले कस्टमर्स यूज़ करते हैं। क्योंकि कस्टमर्स के साथ अगर उस टेक्नोलॉजी का किसी वजह से लेट्स से आउटपुट गलत भी आता है, तो बहुत ज़्यादा लूज़ करने के लिए नहीं है। लेकिन अगर बैंक टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, एक गलती से ट्रांज़ैक्शन गलत हो गया, ₹2 का भी अगर इधर-उधर हेर-फेर हुई, उसकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट आ जाएगा। तो कॉर्पोरेट्स एक टेक्नोलॉजी को सिर्फ तभी यूज़ करते हैं जब उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो जाती है। अभी जेन एआई उस स्टेज में है, जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट था जो कि डेलॉइट की उसमें था, तो कि बेसिकली एक एक्सिस पे आप बनाइए कि प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और दूसरे एक्स एक्सिस पे बनाइए कि उस प्रॉब्लम का जो आउटपुट निकल रहा है, वो कितना वेरीफाइबल है या आप उसको कितने आराम से चेक कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी, उतना आप जेन एआई यूज़ करना चाहोगे। लेकिन क्योंकि जेन एआई का जो आउटपुट है, वो आज भी लोगों को उसपे कॉन्फिडेंस नहीं आया है, अच्छा। वो अभी भी इवॉल्विंग है। तो अच्छा। आप एक ऐसे जगह उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहेंगे, जहाँ पे उसका जो आउटपुट है, वो बहुत ईज़िली वेरीफाइबल हो। क्लासिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि लेट्स से एक जोक बनाना, ठीक है? अब एक जोक बनाना बेसिकली नॉर्मल जोक बनाना बहुत आसान है, लेकिन एक जोक बनाना जिसपे सबको हँसी आए, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो उसमें आप क्या करोगे कि आप बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें वेरीफ़ाई कर पाना, अब एक बार आपने जोक बना दिया, ठीक है? उसपे हँसी आना मुश्किल है, लेकिन लेट्स से आपने अब जोक सुन लिया, जोक सुनने के बाद आपको पता है कि हाँ, इस पे लोगों को हँसी तो आ जाएगी, तो वेरीफाइबल है। एक दूसरा लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई कार्ड बनानी है, आपको एक पेड़ के नीचे के सामने एक हाथी की तस्वीर बनानी है। ठीक है। अब मेरे जैसे एक नॉन आर्टिस्ट के लिए बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? लेकिन एक बार बना दिया, तो मुझे पता है कि हाँ, ये पेड़ दिखता है, ये हाथी दिखता है, तो दिस इज़ वेरीफाइबल। तो इन सब जगह जहाँ पे वेरीफाइबल आउटपुट है, आप जेन एआई यूज़ करना चाहोगे। ठीक है। लेकिन लेट्स से आपको 2 कंपनीज़ के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है? इट्स अ हाइली कॉम्प्लिकेटेड टास्क, आप वहाँ पे जेन एआई यूज़ करना चाहोगे। लेकिन जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन के आया है, क्या आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि उसमें सारे पेमेंट टर्म्स उसने अच्छे से पकड़े हैं कि नहीं, पेमेंट चेक से होगा, कैश से होगा, कि वर्किंग कैपिटल डेज़ कितने होंगे, और सारे जो पैरामीटर्स हैं, वो सारे के सारे आपने एग्ज़ॉस्टिवली हाँ। आपने चेक किए हैं कि नहीं, वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। तो जेन एआई अब एक दिन आएगा जिस दिन जेन एआई इसके लिए भी यूज़ होगा, बट अभी तक वो स्टेज नहीं पहुँची है। धीरे-धीरे हम उसकी तरफ इवॉल्व कर रहे हैं और इस स्टेज आती रहेगी। तो जेन एआई आज की तारीख में बहुत सारे इन सब चीज़ों को सर्कमवेंट कर रहा है और नई-नई पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर रहा है। तो टू समराइज़ आप ये कह रहे हैं कि चूँकि इंडस्ट्री नई है, काफ़ी सारे यूज़ केसेस बन रहे हैं। काफ़ी सारे इसके पहले B2C ज़्यादा बन रहे हैं, फिर एंटरप्राइज़ लेवल में भी बनेंगे। बिल्कुल। जो दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हमारी आईटी सर्विसेज़ एक पिलर रही है इकोनॉमी की पिछले 25-30 साल, ठीक है? और करीब 220 से $250 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, जी। राइट? व्हिच इज़ नाउ ऑलमोस्ट इक्वल टू और मोर देन ऑयल इंपोर्ट्स। करेक्ट। और अगर आप कॉस्ट टू इनकम जिस तरह बोलते हैं कि जो सैलरीज देती हैं ये कंपनियां, वो करीब 40 to 50%। ब्रॉडली। सिंप्लीफाई करने के लिए 250 बिलियन टॉप लाइन पकड़ते हैं, जी। 120 बिलियन की टोटल सैलरी बिल पकड़ते हैं इन कंपनियों का, गिव और टेक। गिव और टेक, ठीक है? बराबर, हाँ। और अब नैस्कॉम की रिपोर्ट पढ़ता हूं तो वो कहते हैं कि 5.4 मिलियन 54 लाख पीपल आर एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड। नंबर इज एनीवे बिटवीन 40 लाख टू 50 लाख, करेक्ट। मोटा मोटी। मोटा-मोटी अब ये गणित लेके चलित चलते हैं। लेके चलते हैं। तो सीएनबीसी में जब मैं गया था तो मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाया था। एक्स एक्सेस था टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपोर्ट्स आईटी सर्विसेज का इंडिया का,
250 बिलियन। वाई एक्सिस था टोटल वेजेस, नॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टोटल सैलरी जो है से 125 बिलियन। मुझे लग रहा है उसका इकोनॉमी पे मल्टीप्लायर इफेक्ट जो हम कहते हैं 5 से 8 टाइम होना चाहिए। लेट्स टेक 6 टाइम्स। ओके, तो करीब 700-800 बिलियन डॉलर का मल्टीप्लायर इफेक्ट है आईटी सर्विसेज का हमारी इकोनॉमी में, विच इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ जीडीपी। एक ब्रॉड गणित, ब्रॉड गणित, ठीक है। बराबर। अब मैंने एक आपके लिए 3x3 बनाया है, ये मैं व्यूअर्स को भी दिखा दूंगा। एक्स एक्सिस टोटल रेवेन्यू, लाइक टीसीएस की 2.5 लाख करोड़ की रेवेन्यू है, करीब 1.25 लाख करोड़ का, 1,10,000 करोड़ का टोटल सैलरी देती है टीसीएस। एक्स एक्सिस इज टोटल जो रेवेन्यू है, ग्रो करेगी, फ्लैट रहेगी या डिक्लाइन करेगी। मोर इंपॉर्टेंटली जो वेज बिल है $120 बिलियन, वो ग्रो करेगा, फ्लैट रहेगा या डिक्लाइन करेगा। पिछले 30 साल बॉक्स नंबर 1 रहा है, रेवेन्यू भी ग्रो कर रही है, वेजेस भी, सैलरीज भी ग्रो कर रही है। टीसीएस की अगर मैं रीसेंट नंबर्स देखूं, रेवेन्यू इज growing but not at a fast pace, but wages are actually growing less than inflation. Number of employees actually have declined. Okay, अगले 10 साल में आपको क्या लग रहा है, क्या सिनेरियोज हैं? ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोच है आज के दिन। तो बिल्कुल सही बोला आपने। ये आज की तारीख में आप ही के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सोच है। ये आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री इस देश का बहुत बड़ा पिलर रहा है। यस। और जितनी भी हमारा जो बेसिकली वर्कफोर्स है, स्पेशली क्वालिफाइड वर्कफोर्स, उसके लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ जॉब क्रिएशन रहा है। बिल्कुल। और अभी जेनएआई की वजह से लगता है कि शायद ये खतरे में आ रहा है या ये शायद उतनी ग्रोथ नहीं दे पाए। तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक। 3 लेवल से ब्रेक डाउन करते हैं। एक, तो क्या ये कंपनीज ग्रो कर पाएंगी? ठीक है। अगले 10 सालों में। ओके। दूसरा, कि क्या सैलरीज ग्रो करेंगी? टोटल सैलरी बिल क्या वो Yes. ग्रो करेगा इन 10 सालों Yes. में? और तीसरा, क्या जॉब्स क्रिएट होंगी या जॉब्स की सैलरी बढ़ेगी? दोनों को एक साथ हम लोग बेसिकली ठीक करते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो उसके लिए मैं एक बार फिर से उस मुद्दे पे आऊंगा जो मैंने पिछले साल आपके साथ डिस्कस किया था। पिछले 20 से 25 साल से जब से इंडियन आईटी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, बहुत बार बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इंडियन आईटी कंट्री का डूम्सडे प्रेडिक्ट किया है। Y2K, फिर RIMS आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, डिजिटल में भी आ जाएगा। तो इज इट द डेथ नेल ऑफ इंडियन आईटी? इज इट द सनसेट फॉर देम? बट हर बार, हर जो नया टेक्नोलॉजी का डिसरप्शन आया है, वो हर बार इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए एक इंक्रीमेंटल, एक एडिशनल डॉलर रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी लेके आया है। ओके। उसका रीजन मैं हमेशा से बोलता हूँ कि इंडियन आईटी कंपनीज आर सर्विसेज कंपनीज। हम प्रोडक्ट कंपनी नहीं है। एक जैसे हम लोग बोलते हैं कोडैक मोमेंट होता है, कोडैक एक कंपनी थी जो फिल्म बनाया करती थी। उनका बिजनेस आउट ऑफ कंप्लीटली आउट ऑफ चला गया, दे हैड टू शट डाउन। नोकिया जो एक टाइम पे मोबाइल फोन की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, और आज उनका नाम भी नहीं आता है दुनिया की टॉप 5 कंपनीज में, क्योंकि दे वर नॉट एबल टू, क्योंकि वो एवोल्यूशन के साथ अडैप्ट नहीं कर पाए थे। यहाँ पे सर्विसेज कंपनीज हैं। आईटी सर्विस कंपनीज का सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे यूनिक पॉइंट है, वो ये हर नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत प्रोएक्टिवली और बहुत फास्ट अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। और क्लाइंट के पास वही नई टेक्नोलॉजी लेके जाते हैं और आपको बोलते हैं कि इसको हम चीपर फास्टर बेटर, ये इंडियन आईटी का हमेशा से होता है, चीपर फास्टर बेटर, कि हम सस्ते में करके देंगे, बेटर करके देंगे और जल्दी करके देंगे। तो वो ये इनका मोटो हमेशा से रहा है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग हमेशा से आगे रहे। ठीक है। जेनएआई इज गोइंग टू बी नो डिफरेंट। मुझे नहीं लगता जेनएआई में कोई डिफरेंस होगा। हर टेक्नोलॉजी के फेज में एक फेज आता है जब आप ग्रो करते हो, कभी डिक्लाइन करते हो, कभी ग्रो करते हो, वो अलग बात है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी का आप 3 से 5 साल का पीरियड लोगे, तो मुझे लगता है जेनएआई में भी इंडियन आईटी कंपनीज को ग्रो करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मेरे हिसाब से कंपनीज के लिए जेनएआई 3 फेजेस में इवॉल्व होगी, 3 अलग अलग स्टेट्स में। सबसे पहला काम तो कि जेनएआई को, कंपनीज को जेनएआई रेडी होने के लिए अपना डेटा स्ट्रक्चर और सैनिटाइज करना पड़ेगा। आज की तारीख में क्या हो रहा है, आई थिंक एक बहुत ही एक मैं बड़े कंपनी के सीटीओ से मिला था, तो उनका बहुत एक अच्छा डायलॉग था जो मुझे याद रह गया, कि इंग्लिश में आपको बताऊंगा ना, कि टुडे कंपनीज लुकिंग फॉर जेनएआई इज लाइक अ हैमर लुकिंग फॉर अ नेल। तो कंपनीज को जेनएआई इंप्लीमेंट करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कहाँ इंप्लीमेंट करना है।
लेकिन आज की तारीख में जिस भी कंपनी की बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में 5 मिनट तो इस बात में जाते ही हैं, अरे भाई हम जेन एआई पे क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पता नहीं कुछ करने से हुआ कि नहीं, बट हम कर रहे हैं कि नहीं? तो हर किसी को ये डर है कि कहीं हम जेन एआई में पीछे ना रह जाएँ। पीछे। तो ऐसा ना हो कि हमारी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है वो हमसे आगे निकल जाए। तो हर कंपनी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो अब उस केस में क्या होता है, अगर आपको जेन एआई इम्प्लीमेंट करना है, अगर आपको जेन एआई आज इम्प्लीमेंट करना है, तो आपका डेटा जेन एआई रेडी कल हो जाना चाहिए था, बिल्कुल। जो अभी तक नहीं हुआ है। तो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज के पास ये कॉन्ट्रैक्ट आने लगे हैं, जिसमें आप हमारे डेटा को स्ट्रक्चर करिए, डेटा को सैनिटाइज करिए, ताकि हम जेन एआई के प्रोडक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है। तो ये नया बिजनेस आया, यहाँ से नई ग्रोथ आएगी। फिर दूसरा फेज आएगा, जिसमें जब आप जेन एआई इम्प्लीमेंट कर रहे होगे, तो क्लाइंट बोलेगा कि यार ये जो प्रोजेक्ट है, ये तुमने 100 लोगों के साथ मिलकर काम किया था, लेकिन तुम जेन एआई की कोडिंग एबिलिटीज यूज करोगे, तो मेरे हिसाब से तो ये 40 लोगों का हो जाना चाहिए। तो इतने लोगों की एक्स्ट्रा मैं बिलिंग क्यों कर रहा हूँ? अब क्लाइंट भी बहुत स्मार्ट हो गए, कंपनी से बहुत स्मार्ट, उनको सब पता है कि कितने प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स होते हैं, और वो बोलते हैं कि ये हमको आप बेनिफिट पास ऑन करिए। तो वो एक कैनिबलाइजेशन वाला एक फेज आएगा, जिस ओके। अब 100 की जगह 40 लोग आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि 60% रेवेन्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि अब 100 लोग जो आपने एम्प्लॉय किए थे, उसमें से कुछ लोग थे जो 0 से 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले थे, कुछ 2 से 5 वाले थे, और कुछ 5 से 10 थे। उसकी जगह अगर आप 40 लोग रखोगे जेन एआई कोडिंग वाले, तो वो एक्सपीरियंस लोग होंगे, उनका सैलरी लेवल भी हाई होगा, तो उनका बिलिंग रेट भी हाई होगा। तो कैनिबलाइजेशन होगा, बट बहुत बड़ा नहीं होगा, वो धीरे-धीरे होगा। तो सेकंड फेज में आपको थोड़ा कैनिबलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू दिखाई देगा। ठीक है। और तीसरा, जब आपने जेन एआई इम्प्लीमेंट कर लिया, तब उसके बाद आपके पास एक पूरी दुनिया खुल जाएगी नई-नई काम करने की, नई-नई एप्लीकेशंस बनेगी, जो कि जेन एआई में जो पहले पॉसिबल सोची भी नहीं जा सकती थी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, एक ह्यूमन वॉइस में आप चैटबॉट बात कर रहा है आपसे, और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब धीरे-धीरे करके और इवॉल्व होते जाएंगे, जिससे नया काम आएगा, नया डॉलर रेवेन्यू आएगा और नया ग्रोथ आएगा। तो नेट-नेट मुझे लगता है कि अगर मैं कंपनीज़ की बात करूँ, तो ये कंपनीज़ अगले 3, 5, 10 साल भी आप जो भी लेंगे, ये ग्रोथ फेज में ही रहेंगी। ठीक है। तो जो $250 बिलियन का इंडियन आईटी कंपनी का इंडस्ट्री का रेवेन्यू है, मुझे लगता है वो ग्रो करता रहेगा। बीच में 1-2 साल आएँगे जब ग्रोथ कम होगी, जब ग्रोथ ज़्यादा होगी, वो अलग, वो साइकिल्स के ऊपर डिपेंड करता है। हर बिज़नेस की साइकिल होती है, हर टेक्नोलॉजी की साइकिल होती है। लेकिन अगर आप आज से 3 साल बाद या 5 साल बाद देखेंगे, तो $250 बिलियन का नंबर आपको 250 से ज़्यादा ही दिखाई देगा। कितना ऊपर, कितना नीचे, वो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, और हमारे खुद की कंट्री में जॉब्स ठीक है। वगैरह। तो ये हुआ आपका पहला सवाल। ठीक है। अब दूसरा सवाल है कि क्या वेज बिल बढ़ेगा? तो टोटल जो वेजेस आपको देनी पड़ेंगी, वो मुझे लगता है वो रेवेन्यू के साथ ही बढ़ेंगी। क्योंकि अब मैं आपके तीसरे क्वेश्चन का पहले आंसर जवाब देता हूँ। भले ही वेज बिल बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ जॉब्स या तो सेम रहेंगी या कम होंगी। अच्छा। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 100 लोगों की जगह 40 लोगों से आप काम कराएँगे, लेकिन वो 40 लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे, तो उन 40 लोगों को आप ज़्यादा सैलरी दोगे। तो जो 100 लोगों के लिए पर पर्सन एवरेज सैलरी थी, उससे ज़्यादा सैलरी ये 40 लोगों की पर पर्सन सैलरी होगी। हो सकता है हम 100 फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम 100 लोगों को मान लीजिए $1000 की सैलरी दिया करते थे, जस्ट एक नंबर के लिए, ठीक है। ठीक है? आप शायद 40 लोगों को भी $1000 ही दोगे। पहले आप 100 लोगों को $10 ऑन एन एवरेज दे रहे थे, अब आप 40 लोगों को $25 ऑन एन एवरेज दोगे, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे, इनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी जेन एआई में कोड करने की। तो एक कंपनी का जो वेज बिल है, वो मोटा-मोटी मुझे लगता है साथ में ही ग्रो करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है। लेकिन उस वेज बिल के नीचे जो डिनोमिनेटर होगा, जो नंबर ऑफ पीपल होंगे, जो लोग कम होंगे, होंगे। वो या तो सेम रहेंगे या फिर कम हो जाएँगे। और ये मुझे लगता है आईटी इंडस्ट्री के बियॉन्ड इस देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग साल के 15 लाख इंजीनियर्स पैदा करते हैं। उनमें से एटलीस्ट 50% आई वुड से आप मान लो कि 50% ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयबल भी हैं। तो उनमें से काफ़ी सारे आज की तारीख में भी आईटी इंडस्ट्री में ही अब्ज़ॉर्ब होते हैं। यस। बिकॉज़ एक होता है कि क्वालिफाइड लेबर, एक होता है अनक्वालिफाइड लेबर। क्वालिफाइड लेबर के लिए पिछले इतने सालों में आईटी इंडस्ट्री से बड़ा कोई और इंडस्ट्री नहीं रही है जहाँ नहीं। पे ये अब्ज़ॉर्ब हो पाएँगे। अगर जेन एआई की वजह से आईटी इंडस्ट्री में भी जॉब में स्टैग्नेंसी आती है, अगर कम जॉब्स कम हो जाती हैं, ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल की जॉब आती हैं, जो लोअर लेवल की जॉब्स हैं वो कम होती हैं, तो ये जो नए फ्रेशर्स हैं जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, 0 टू 2, 3, 4 साल वाले जो लोग हैं, ये लोग जाएँगे कहाँ? हमारे देश में आज भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं हो पाई है कि वो इतनी बड़ी वर्कफ़ोर्स को अब्ज़ॉर्ब कर सके। तो वर्कफ़ोर्स लेवल पे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डेफ़िनिटली मुझे लगता है। अगेन मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, ना मैं एक्सपर्ट हूँ ओवरऑल इन सब चीज़ों का। तो हर बाकी हो सकता है कोई इंडस्ट्री ऐसी निकल के आए जहाँ पे जॉब क्रिएट हो। बट इतना मुझे लगता है कि जो आईटी इंडस्ट्री है,
उसमें डेफिनेटली जॉब तो जो अभी जैसे इस समय आपने बोला कितना 55 लाख लोग हैं हाँ। IT इंडस्ट्री 50 लोग मान के चलते हैं 50 लाख 50 लाख जो लोग हैं मुझे लगता है कि ये नंबर अगले 3 साल बाद भी शायद यही दिखाई दे या और शायद इससे कम हो जाए तो कंपनीज का जो हम लोग कंपनीज का रेवेन्यू पर एम्प्लॉय देखते हैं वो शायद बढ़ेगा हाँ, बट उससे ये इसका मतलब ये नहीं कि उनका मार्जिन बढ़ेगा या उनका कुछ और अच्छा होगा क्योंकि अ, लोग कम होंगे बट उनको आपको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे जो एम्प्लॉय पिरामिड अब बोलते हैं जिसमें एम्प्लॉय पिरामिड में नीचे कम एक्सपीरियंस वाले लोग फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले फिर कम तो वो जो कम होते चले जाते हैं मुझे लगता है वो एम्प्लॉय पिरामिड बेसिकली नीचे से थोड़ा पतला होता जाएगा और ऊपर अच्छा की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा शायद मोटा होता जाएगा क्योंकि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग लेने पड़ेंगे जिनकी ज़्यादा सैलरी होगी लेकिन नंबर ऑफ लोग न तो जो लोग काम कर रहे हैं नंबर ऑफ पीपल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डेफिनेटली मुझे लगता है इज़ गोइंग टू बी मुश्किल होगा कि वो यहाँ से बढ़ पाए बढ़ेगा भी तो बहुत ही नॉमिनल नंबर से बढ़ेगा उससे बहुत ज़्यादा लोग वर्कफोर्स में हर साल इंडिया में एंटर करेंगे जो कि एक देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा ग्लोबल पर हम्म, ये तो चिंताजनक विषय है। तो नमस्कार दोस्तों, 3 लोग मेरे परिवार में गिरने के कारण गए। मेरी नानी जी, मेरे मामा जी और मेरे पापा के जाने के बाद लगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो है घर में गिरने का, स्पेशली बाथरूम में। और ये परेशानी मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोगों को है। तो कुछ मित्रों के साथ मिलके, मेरे IIT जूनियर के साथ मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम एक स्टार्टअप बना रहे हैं, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा इसका हार्डवेयर, पूरा सॉफ्टवेयर, इसकी ऐप इंडिया में बना रहे हैं। और ये प्रॉब्लम हम एंड टू एंड सॉल्व करना चाहते हैं कि कोई बाथरूम में गिरे ही नहीं। उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड है कि गीली फर्श अगर है तो उसकी मैट है, रॉड है पकड़ने के लिए, ताला है इवैक्यूएट करने के लिए। अगर कोई परेशानी में है तो वो ऐप में हमें पता चल जाए। मैं सिंगापुर में हूँ और पापा मम्मी अगर वहां रहते थे, तो पूरी प्रॉब्लम का निवारण करना है। सलीम जी ने कहा था कि अपने आंसू खुद पहुंचो, कोई और पहुंचेगा तो सौदा करेगा। तो मेरा अपना आंसू है, परिवार के 3 लोगों को जाते देखा है। अगर आप लोगों के माँ बाप हैं, एल्डरली हैं, बुजुर्ग लोग हैं घर में, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। igal.ai/join, इस पे आप लोग रजिस्टर कर लें। इंडिया में अगर बैंगलोर में आप रहते हैं, आपके पेरेंट्स उन्नाव में हैं, गुवाहाटी में हैं, इधर उधर हैं, तो जो भाड़ा हवाई जहाज का इमरजेंसी में आपको लगेगा, हमारी इच्छा है कि उससे भी कम में हम ये पूरा प्रोडक्ट आप तक पहुंचाएं। ओके, तो फिर ये चिंता का विषय है कि जॉब्स जो IT सर्विसेज में रही हैं, वहां दिक्कत आ सकती है। और वो कंसर्निंग है इकोनॉमी के लिए। रेवेन्यू कुछ साल का आप कह रहे हैं कि फिर भी ग्रो करती रहेगी। शायद वेज बिल भी ग्रो करे, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ग्रो नहीं करेंगे या डिक्लाइन भी कर सकते। बिल्कुल कर सकते ओके, अब इस सिनेरियो में पिछली बार हमारी चर्चा हुई थी लार्ज कैप कंपनी वर्सेस मिड कैप कंपनी एंड मार्जिन्स। कहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनती है, ये सब देखते हुए। तो देखिए अगर मैं इतिहास में जाता हूँ तो जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसका सबसे ज़्यादा फायदा बड़ी कंपनीज ही उठा पाती है ठीक है। क्योंकि उनके पास ज़्यादा कैश होता है वो अपने उस नई टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ पाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को उन पे ट्रेन कर पाती हैं और क्लाइंट्स को भी क्या है इन कंपनीज के ऊपर ज़्यादा भरोसा होता है जैसा हमने बात की थी ठीक है। बट आपको याद हो लास्ट ईयर भी हमने ये बात की थी कि क्वालिटी टियर 2 कंपनीज यस, क्वालिटी जो मिड कैप कंपनीज हैं क्वालिटी मिड कैप। कैप हाँ मतलब सारी मिड कैप नहीं बट क्वालिटी मिड कैप कंपनीज ने पिछले 2-3 सालों में ये दिखा दिया है कि उनकी कैपेबिलिटी डिलीवरी कैपेबिलिटी उनकी टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग वो इन बड़ी लार्ज कंपनीज के मुकाबले कम नहीं है बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जेन एआई के केस में भी वही चीज़ प्ले आउट होगी आज की तारीख में काफ़ी सारी जो छोटी कंपनीज हैं वो भी मिड कैप कंपनी जो उनको बोलते हैं वो भी जेन एआई को समझने में उतना ही इन्वेस्टमेंट कर रही हैं अपने साइज के मुताबिक ऑफ कोर्स उतना ही डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उतने ही लोगों को ले रही हैं उतना ही समझने की कोशिश कर रही हैं और उतने ही नए नए प्लेटफॉर्म बना रही हैं जिससे वो बेसिकली उस टेक्नोलॉजी को जाने ना दे तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी इन सब कंपनीज के लिए एक सेम लेवल की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके लेके जाएगी लेकिन जैसा मैंने पिछली बार भी आपको बोला था मैं उस बात पे कायम रहूंगा कि क्वालिटी मिड कैप कंपनीज अगले 2-3-4 साल मुझे लगता है वो लार्ज कंपनीज से ज़्यादा तेजी से ग्रो करेंगी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वहाँ पे बेसिकली ज़्यादा अच्छा हमको परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिलेगा अब जैसे हम लोगों ने पिछले साल जो रिपोर्ट निकाली थी उसमें हमने एक एक्रोनिम कॉइन किया था क्लैम्प
CLAMP। CLAMP याद है मुझे। हाँ तो इसमें बेसिकली 4 कंपनीज आती हैं, कोफोर्ज, LTIMindtree, एम्फेसिस और परसिस्टेंट। बिल्कुल। हमें लगता है ये 4 कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जो कि एक्चुअली जेन एआई के लिए काफ़ी काम कर रही हैं। मैंने आपको जो शुरू में काफ़ी सारे एग्जांपल्स जो बताए थे, उनमें से कुछ इन कंपनीज के भी हैं ऑलरेडी। ये बहुत ही स्वीट स्पॉट में है। कुछ कंपनीज का मैनेजमेंट बहुत अग्रेसिव है, कुछ कंपनीज की कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है, कुछ कंपनीज बड़ी-बड़ी लार्ज डील्स जीत रही हैं, जिससे उनका जो एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरियन है, वो ऊपर जा रहा है। अब वो बड़ी-बड़ी डील्स के लिए डील्स जीत पाएँगी। कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी 2-3 चीज़ों में काफ़ी अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च कर दिया है, यस जिससे वो उस अपॉर्च्युनिटी को कैप्चर कर पाएँगी। तो ये सारी कंपनीज मुझे लगता है देखिए, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो बड़ी कंपनीज तो एवरग्रीन कंपनीज हैं, वो हमेशा अच्छी करती रहेंगी। लेकिन ये जो कंपनीज हैं, ये डेफिनेटली टर्न अराउंड का साइन दिखा रही हैं। अब इन सब कंपनीज में ऑफ कोर्स बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कुछ कंपनी का कोई टाइम अच्छा होता है, कुछ कंपनी का टाइम खराब चल रहा होता है। वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी का साइकिल किस तरीके से जा रहा है, और कभी किसी का कोई सेगमेंट खराब होता है, तो जिसको भी बेसिकली देखना है, वो ये सोच के देखता है। लेकिन बिजनेस वाइज अगले 3-4 साल में लगता है कि ये कंपनीज अच्छा करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये एक अपॉर्चुनिटी है। और एक्चुअली आप देखो तो पिछली भी जो अपॉर्चुनिटीज आई थी, सब में ऐसा ही था। कुछ कंपनीज एक अपॉर्चुनिटी को 2 क्वार्टर पहले पकड़ लेती हैं, कुछ 2 क्वार्टर बाद आती हैं। बात ऐसा कोई, अगर आप 2 साल या 3 साल बाद देखोगे, तो आपको ऐसा, अगर आप 2 साल 3 साल बाद हिस्ट्री देखोगे, तो आपको ये नहीं दिखाई देगा कि अरे ये कंपनी बहुत पीछे रह गई थी, ये कंपनी बहुत आगे है। कुछ होते हैं हर टेक्नोलॉजी में, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि उस टेक्नोलॉजी की वजह से एग्जिस्ट करना बंद कर देती हैं, या बहुत ग्रो हो जाती हैं, या एक अलग ही ट्रेजेक्टरी में चली जाती हैं। ऐसा मुझे जैसे मैं फिर से बोला, क्वालिटी टियर 2 कंपनीज, उनके साथ नहीं लगता। तो मुझे लगता है, मैं अभी भी वही मेंटेन करूंगा कि आई थिंक क्वालिटी टियर 2 कंपनीज अगले 2 से 3, 3 से 4, 5 सालों में बड़ी कंपनीज को आउट परफॉर्म करेंगी और अच्छा करेंगी। बहुत अच्छे। क्वालिटी टियर 2 कंपनीज पिछले साल भी इनको अच्छी लगती थी, आज भी अच्छी लगती हैं। एआई से इन्हें लगता है कि शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी बेहतर है, लेकिन जॉब्स की रिस्क जेन्युइनली सीरियस है। सीरियस। बहुत अच्छे विभोर, प्लेजर ऑन पॉडकास्ट नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। माता पिता को गिरने से बचाए, आइडल वो साथी मदद पहुंचाए।